हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी की बुक क्षितिज से चैप्टर नंबर 14 एक कहानी यह भी। और इसकी लेखिका है मनु भंडारी जी। मनु भंडारी जी ने सिलसिलेवार बायोग्राफी नहीं लिखी है, बल्कि अपने बायोग्राफी में, अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेखिका कहती हैं कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, लेकिन उनकी यादों का सिलसिला अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान से शुरू होती है, जिसके ऊपरी मंजिल में उनके पिताजी रहा करते थे, जहां पर वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से, मतलब कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं रहती थी और उन्हीं फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो वो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे की मंजिल में लेखिका अपनी भाई बहनों के साथ रहती थी। उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, व्यक्तित्व विहीन थी और सवेरे से शाम तक उन सब की इच्छाओं और लेखिका के पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी, रेडी रहती थी। लेखिका आगे कहती हैं कि अजमेर से पहले उनके पिताजी इंदौर में रहते थे, जहाँ पर उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था। कांग्रेस के साथ वो जुड़े हुए थे और साथ साथ में वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा को वे केवल उपदेश नहीं मानते थे, शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर ही पढ़ाया करते थे, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक और वे बेहद कोमल थे, संवेदनशील थे, सेंसिटिव पर्सन थे, तो दूसरी तरफ बहुत ही क्रोधी और अहंवादी, यानी खुद में ही रहने वाला। लेखिका ने ये सब तो सिर्फ सुना था, जब देखा तब उनके इन्हीं गुणों के कुछ हिस्से पिता ढो रहे थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके की वजह से वो इंदौर से अजमेर आ गए, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी के डिक्शनरी का अधूरा काम को उन्होंने आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का ये पहला और अकेला डिक्शनरी था, शब्दकोश था। इससे उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत मिली, लेकिन उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, जो गिरती जा रही थी, उनमें कोई सुधार नहीं हुआ और गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलू, सारी पॉजिटिविटी को निचोड़ना शुरू कर दिया था। आगे वो कहती हैं कि सिकुड़ती आर्थिक स्थिति की वजह से वो इस बात तक की भी अनुमति नहीं देते थे कि कम से कम वो अपने बच्चों को अपनी आर्थिक व्यवस्था का भागीदार बनाए, यानी वो अपने बच्चों को भी नहीं बताते थे, उनमें शामिल नहीं करते थे कि उनकी आर्थिक स्थिति कितनी गिरती जा रही है। नवाबी आदतें थी उनकी, अधूरी महत्वाकांक्षाएं भी थी। हमेशा टॉप पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना, यानी जब वो बहुत ही ज़्यादा खुशहाल थे और धीरे धीरे उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो कमज़ोर होती जा रही थी, तो ये क्रोध बनकर हमेशा उनकी माँ को कपाती, थरथराती रहती थी। यानी कि उनका जो क्रोध था कहीं और था, लेकिन वो क्रोध उनकी माँ को कपकपाती थी, यानी कि लेखिका की माँ को। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने जाए कैसी गहरी चोटें होंगी वे जिन्होंने आंख मूंदकर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते रहते थे। तो लेखिका यहाँ कहती हैं कि जब अपनों से उन्हें विश्वासघात मिला, धोखा मिला, तो इसी की वजह से वो शक्की बन गए थे और ये शक जो था वो लेखिका और उनके भाई बहनों के ऊपर भी आ जाता था। उसकी चपेट में लेखिका और उसके भाई बहन भी आ जाते थे। लेखिका आगे कहती हैं कि मैं ये पितृगाथा यानी पिता की कहानी इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका तारीफ़ करना है, मुझे उनका गौरवगान करना है, बल्कि मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि उनकी पर्सनालिटी की कौन सी खूबी और खामियाँ, उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ लेखिका के पर्सनालिटी से मिलती जुलती हैं। लेखिका आगे कहती हैं कि वो काली थी, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। उनके पिताजी की कमज़ोरी गोरा रंग था, इसलिए लेखिका से लगभग 2 साल बड़ी उनकी बहन, जिनका नाम सुशीला था, वो खूब गोरी थी, स्वस्थ थी, हंसमुख थी और उनके पिताजी, लेखिका के पिताजी, उनकी तुलना लेखिका से करते रहते थे, उनकी प्रशंसा करते रहते थे
और इस वजह से लेखिका के अंदर गहरे हीन भाव पैदा हो गए। जब उन्हें नाम सम्मान प्रतिष्ठा उन्होंने पाया, लेकिन इसके पाने के बावजूद भी आज तक वो उससे उबर नहीं पाई। आज भी किसी से परिचय करवाते समय जब कोई विशेषता लगाकर उनकी लेखकीय उपलब्धियों की तारीफ करने लगता, तो वो संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने को हो आती हैं। यानी बहुत संकोच करने लगती हैं। वो खुद में सोचती हैं कि मैं तो काली हूँ, मेरे पिताजी ही मेरी तुलना मेरी बड़ी बहन से करते हैं, और इस वजह से उनमें संकोच उत्पन्न हो जाता था। और यही कारण था कि वो अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाई। और वो कहती हैं कि जिस तरह से पिताजी का स्वभाव शक्की हो गया था, ठीक उसी तरह से लेखिका का स्वभाव भी शक्की होता दिखाई दे रहा था। वो कह रही हैं कि उनके पिताजी उनमें बहुत सारे रूपों में हैं, कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिच्छाया के रूप में। आगे वो कहती हैं कि पिता के ठीक विपरीत थी उनकी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य था उनमें, सहनशक्ति थी। पिताजी की हर ज़्यादती को और बच्चों की हर उचित और अनुचित फरमाइश को, ज़िद को वो अपना फ़र्ज़ समझकर बड़े सहज स्वभाव से स्वीकार करती रहती थी। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, सिर्फ दिया ही दिया। लेखिका और उनके भाई बहनों का सारा लगाव, शायद सहानुभूति से उपजा हुआ वो लगाव था, अपनी माँ के साथ था। लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा यह त्याग कभी लेखिका का आदर्श नहीं बन सका। ना उनका त्याग बन सका, ना उनकी सहिष्णुता बन सकी। खैर, जो भी हो, अब ये पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। अब लेखिका अपने बारे में बताती हैं। लेखिका कहती हैं कि 5 भाई बहनों में वो सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय शायद वो 7 साल की थी, और उसकी एक धुंधली सी याद ही लेखिका के मन में थी। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और लेखिका ने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। खेलों में सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, कमरों में गुड्डे गुड़ियों के बिहा भी रचाए, पास पड़ोस की सहेलियों के साथ खेले। और इसके अलावा खेलने को वो अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी उन्होंने खेला, और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था, और हमारी सीमा थी घर। यानी उनके भाई जो थे वो घर के बाहर ही ज़्यादा खेला करते थे, और लेखिका जो थी, लेखिका की बहन, वो उनकी सीमा घर तक ही थी। यानी घर से बाहर उन्हें जाने की इजाज़त नहीं थी। अब ये घर कितना था, ये आगे हम पढ़ेंगे। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थीं। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। तो यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि उनका जो खेलना था, उनकी जो सारी एक्टिविटी थी, वो घर ही के अंदर थी। मीन्स घर यानी पूरा मोहल्ला ही वो एक तरह से घर बताती हैं। और उनके भाई मोहल्ले से बाहर भी जाकर खेल सकते थे, लेकिन लेखिका और उनकी बहन अपने मोहल्ले में ही रह कर के उनको खेलना पड़ता था, या फिर वहीं पर एक्टिविटी सारी करनी पड़ती थी। आगे वो कहती हैं, आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ ये महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने की इस आधुनिक दबाव ने, इस मॉडर्न दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत यानी पड़ोस कल्चर, जो एक पड़ोसी का कल्चर होता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के घर आना जाना करता है, ब्याह और जितने सारे ओकेजन फेस्टिवल में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। तो लेखिका कहती हैं कि इसी परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। यानी शहरों में तो ऐसा कुछ नहीं होता, शहरों में तो सब अपने अपने में होते हैं, कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता, राइट। तो मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के। तो लेखिका ने लगभग 1 दर्जन जो कहानी लिखी थी, उनके जितने भी कैरेक्टर हैं इसी मोहल्ले के हैं, जहाँ पर उन्होंने अपनी किशोरावस्था गुजारी, अपनी युवावस्था का आरंभ किया। आगे वो कहती हैं कि सिर्फ 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र, कोई भी कैरेक्टर उनके परिवार का नहीं था। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही लेखिका बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप उनके मन पर इतनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो जब वो कहानियाँ लिखती थी तब उन्हें एहसास होता था। इतने वर्षों के अंतराल
ने भी उनकी भाव भंगिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। यानी बहुत आसानी से वो अपने कैरेक्टर को गढ़ती थी, अपनी कहानियाँ लिखती थी, अपने मोहल्ले के जितने भी सारे पात्र थे उनको सोचकर वो कहानियाँ लिखा करती थी। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, ये मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। आगे वो कहती हैं कि उस समय उनके परिवार में लड़की की शादी के लिए, लड़की के विवाह के लिए जो योग्यता थी वो 16 साल थी और शिक्षा मैट्रिक होनी चाहिए थी। सन 1944 में सुशीला ने ये योग्यता प्राप्त की, यानी उनकी बहन 1944 में 16 साल की हुई और शादी करके कोलकाता वो चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार लेखिका को नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार लेखिका पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, यानी कि उस समय लड़कियों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ ये कहा जाता था कि घर के कामकाज में भी वो कुशल हो, तो इस पर पिताजी का आग्रह रहता था कि वो रसोई से दूर ही रहें। रसोई को वो भटियार खाना कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। उनका कहना था कि अगर रसोई घर में रहेगी तो इसके अंदर जो भी क्षमता है, जो भी प्रतिभा है, वो नहीं रहेगी, उस पर ध्यान नहीं दे पाएगी। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते रहते थे और जमकर बहसें होती थीं, क्योंकि उस वक्त देश को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन भी चलाए जा रहे थे। राइट। तो बहस करना पिताजी का प्रिय सगल था। वो बहस करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी लेखिका को वहीं बैठने को कहते थे। वे चाहते थे कि वो भी वहीं बैठे, सुने और जाने कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ हो रहा था। लेखिका के अनुसार सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध थे या मतभेद थे, उससे लेखिका को दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। लेकिन हाँ, उन्हें इतनी समझ थी कि क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण उनकी कुर्बानियों से ज़रूर आक्रांत रहता था। लेकिन लेखिका इतना ज़रूर जानती थी कि जो क्रांतिकारी थे, जो देशभक्त शहीद थे, उनकी कुर्बानियाँ जो थी, इससे लेखिका बहुत अट्रैक्ट हो रही थी। 10वीं कक्षा तक ये आलम था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें वो सुनती रहती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती रहती थी। यानी कि वो किताबें पढ़ती थी, भले उनके लेखक कोई भी हो, लेकिन वो किताबें पढ़ती रहती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके वो फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की अध्यापिका शीला अग्रवाल से उनका परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने कखरा सीखा, यानी कि वहाँ पर उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सीखी थी। 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया, मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुन चुनकर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की, तो 2 साल बीतते ना बीते साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल, भगवती शरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। यानी कि जब उन्होंने उन्हें बुक को चूज़ करके दिया पढ़ने के लिए और उस किताबों पर बहसें भी हुई, तो ये जो साहित्य की दुनिया थी वो प्रेमचंद से बढ़कर जो उस वक्त के जो बहुत ही फेमस राइटर हुआ करते थे, वो उनके बारे में भी पढ़ती चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। उनके उपन्यास थे सुनीता, उन्हें बहुत अच्छा लगा था। अज्ञे जी की उपन्यास थे शेखर एक जीवनी, उन्होंने पढ़ा ज़रूर, पर उस समय वो उनकी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाई, यानी उसे वो ठीक से नहीं समझ पाई। कुछ सालों बाद नदी के दीप पढ़ा,
तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पड़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पापू ने नैतिक अनैतिक सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा भी उन्होंने पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में समझ सकती थी, जितना समझ सकती थी वो समझी। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चारदीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर लेखिका को भी उन्हीं स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। यानी शुरुआत तो लेखिका के पिता ने किया था, लेकिन शीला अग्रवाल ने उन्हें उन स्थितियों में भागीदार बनने के लिए प्रेरित भी किया। सन 1946 से 47 के वे दिन थे, वे स्थितियाँ थी, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव नहीं था। प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था। यानी हर जगह फेरियाँ हो रही थी, हड़तालें हो रही थी, जुलूस हो रहे थे, भाषण हो रहे थे, और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा की ख्वाहिश थी, क्योंकि देश को आज़ाद कराने की बात थी। मैं भी युवा थी, यानी लेखिका भी जवान थी, और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति ये हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनके उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं, बैठूं, जानूं, समझूं। उनके पिताजी बस इतना ही चाहते थे उनसे। हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। यानी उनके पिताजी ऐसा नहीं चाहते थे कि एक लड़की होकर वो नारे लगाना, हड़ताल करवाना और लड़कों के साथ सड़क पर जाना, ये आधुनिकता की जो निशानी थी, लेकिन इस निशानी को भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए और लेखिका को किसी की दी हुई आज़ादी जितनी है उतनी ही आज़ादी में चलना लेखिका के लिए बर्दाश्त नहीं था। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता, ये तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था राजेंद्र से शादी की, तब तक वो चलता ही रहा। यानी उनके पिताजी चाहते थे कि वो घर में आए हुए लोगों के साथ ही उठे बैठे, लेकिन लेखिका देश की आज़ादी में जो आंदोलन चल रहे थे उनमें कूदना वो चाहती थी, उनमें हिस्सा लेना चाहती थी, भागीदारी लेना चाहती थी। और ये तब शुरू हुआ, राजेंद्र की शादी से शुरू हुआ जब उन्होंने शादी की, और ये सिलसिला तब से चलता रहा। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। तो उनके पिताजी की ये कामना थी कि इंसान को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही लेखिका एक बार उनके कोप से बच गई थी। यानी कि जो भी लेखिका काम कर रही थी आंदोलन से रिलेटेड, तो वो उनके पिताजी एक तरह से ये सोचते थे कि ऐसा काम करना चाहिए जिसमें सम्मान और प्रतिष्ठा हो। तो इस लिहाज इससे वो लेखिका को डांट भी नहीं पाते थे, क्योंकि लेखिका जो थी उनसे यही कहकर बच निकलती थी कि ये तो जो काम है वो सम्मान और प्रतिष्ठा का है, जिससे वो उनके क्रोध से बच जाती थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताए कि उनकी लेखिका की गतिविधियों के कारण उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए कि ये लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। यानी उनके जो भाई बहन थे उन्होंने पढ़ा, लेकिन कभी उनकी वजह से लेखिका के पिताजी को क्रोध में नहीं देखा गया। गुस्से से भन्नाते हुए ही वे गए थे। लौट कर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। लेखिका को पता था उनके पिताजी कितना क्रोध करेंगे, तो इसलिए वो अपने पड़ोस के यहाँ जाकर बैठ गई। उन्होंने माँ को कह दिया कि लौट कर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। यानी जब पिताजी आ जाएंगे और उनका गुस्सा निकल जाएगा तब लेखिका को बुलाया जाए। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब उनकी माँ ने आकर कहा कि वो तो बहुत खुश है, तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। जब वो गई तो सही, लेकिन डरते डरते। जब लेखिका अपने पिताजी के पास गई तो उन्होंने कहा
कि सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तुम्हारा, यानी लेखिका का। सारा कॉलेज उन 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है, जिसमें लेखिका भी शामिल थी। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि लेखिका को घर पर बिठा ले, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर, यानी कॉलेज वाले किसी तरह डरा धमकाकर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं। और अगर लेखिका और उनकी जो ग्रुप की थी वो एक इशारा कर दे कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ, तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती थी। लेखिका के पिताजी कहते हैं कि तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से आकर कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है। यानी लेखिका के पिताजी तो बड़े गुस्से में गए थे, लेकिन जब वापस आए तो बहुत खुश थे और उनको अपनी बेटी के ये जो कार्य थे बहुत अच्छे लगे थे। इस पर कोई कैसे रोक सकता है भला, वो वहाँ पर कह कर आए थे। बेहद गदगद स्वर में पिताजी ये सब सुनाते रहे और लेखिका अवाक थी कि ये पिताजी तो मुझे डांटना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ तो ये बहुत खुश है और मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, ना अपने कानों पर यह हकीकत थी। एक घटना और थी, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा ग्रुप वहां जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़, यानी मुख्य बाजार का, मेन बाजार का जो चौराहा होता है उसे चौपड़ कहते हैं, वहां पर इकट्ठा हुए और फिर भाषणबाजी हुई। सभी भाषण देने लगे। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र थे, जो घर आकर लेखिका के पिता जी की लू उतारी। मतलब लेखिका के बारे में उन्होंने लेखिका के पिता से बहुत ही उल्टा पुल्टा कहा, यानी कि उन्हें भड़काया। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वो बहुत ही ज़्यादा लेखिका के बारे में कह रहे थे उनके पिता को, ताकि वो आग बबूला हो जाए और वो उनकी बातों को सही समझे। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है ये सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए और लेखिका के पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मनु का घर से बाहर निकलना। इस सब से बेखबर लेखिका रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। उन्होंने जैसे ही लेखिका को देखा, बड़ी गर्मजोशी से लेखिका का स्वागत किया और कहा, आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर गर्व है। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? अब वो लेखिका के पिता से कहते कि क्या तुम घर पर घुसे रहते हो? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। तुमने कुछ खो दिया है। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। किसकी तारीफ करने लगे? लेखिका की तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का जो संतोष था धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। यानी उनकी माँ ने बताया कि किस तरह से उनके पिताजी के एक दकियानूसी मित्र ने उनके बारे में बहकाया था उनके पिताजी को, और तब वो बहुत क्रोधित थे। लेकिन जब ये सज्जन आकर तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं तो अभी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और गर्व कर रहे हैं। जैसे कि लेखिका क्या करती हैं, राहत की सांस लेती हैं। लेखिका आगे कहते हैं कि आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। लेकिन जब लेखिका कुछ और उनकी उम्र होती है और जब वो इंसिडेंट को याद करती हैं तो वो सोचती हैं कि उस समय उनकी उम्र ही क्या थी और उस समय उनका भाषण कैसा रहा होगा। ये तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनकी आकर तारीफ़ कर रहे थे। ये तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। या ये भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच,
बिना किसी हिचकिचाहट और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे वो, यानी अपनों के विरोधों के बीच जीते थे। राइट। तो एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। एक तरफ उनके पिताजी चाहते थे कि विशिष्ट बने और विशिष्ट बनाए, लेकिन दूसरी तरफ चाहते थे कि उनकी समाज में जो छवि है वो अच्छी रहे। तो इस पर लेखिका कहती हैं कि क्या ये दोनों संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है, यानी ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये जो लालसा है, ये जो इच्छा है, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आगे वो कहती हैं कि सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में थर्ड ईयर की क्लासेस बंद करके लेखिका को और 2-3 छात्रों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया था, मना कर दिया गया था, क्योंकि पता था कि लेखिका और उनके जो 2-3 ग्रुप की जो छात्राएं हैं उनके इशारे पर पूरा क्लास जो है, पूरी लड़कियां जो हैं वो निकल कर नारेबाजी लगाएंगी। इसलिए लेखिका और उनकी जो 2-3 सहेलियां थी, जो 2-3 छात्रा थे, उनके ऊपर थर्ड ईयर में क्लासेस बंद करवा दिया गया था। उनका आना वहाँ बंद कर दिया गया था। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वाले को अगस्त में आखिर थर्ड ईयर खोलना पड़ा। लेकिन लेखिका ने क्या किया, और लेखिका की जो 2-3 सहेलियां थी, उन्होंने क्या किया कि कॉलेज के बाहर ही रह कर के उन्होंने बहुत सारा हुड़दंग मचाया, नारेबाजी की, और लास्ट में कॉलेज वालों को अगस्त में आखिरकार थर्ड ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी थी, पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी प्रतीक्षित खुशी के सामने ये खुशी भी ला गई, यानी कि कॉलेज तो खुल गई और ये खुशी भी बहुत बड़ी थी, लेकिन वो खुशी उस खुशी के सामने छोटी पड़ गई। और वो खुशी क्या थी? वो खुशी थी शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि, 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों की गुलामी से। राइट। तो ये थी आज की चैप्टर। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।